एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टोटल कॉमर्स बाय डॉक्टर सुमित। जैसा आप जानते हैं, मैं आपके साथ पिछले टाइम से जुड़ा हुआ हूं। तो मैंने जीएसटी की वीडियोस अपलोड की हुई हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वीडियोस हैं, और मैंने 11th और 12th स्टैंडर्ड भी सीबीएसई आईएससी को कवर किया हुआ है, जिसमें मैंने अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज के बहुत सारे टॉपिक्स के वीडियो अपलोड किए हुए हैं। मैं आज से इनकम टैक्स की वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूं। मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज से स्टार्ट करते हैं हम इनकम टैक्स, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और आपके सिलेबस के करिकुलम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इनकम टैक्स की वीडियोस, और हियर इज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इनकम टैक्स। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट बना 1961 में। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं इनकम टैक्स की, तो सबसे पहले इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर थे। 1860 की बात कर रहा हूं, ब्रिटिशर्स के टाइम पर। तो फाइनेंस मिनिस्टर थे सर जेम्स विल्सन। उन्होंने सबसे पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था इनकम टैक्स को। बाद में जब हमारा इंडिपेंडेंस हो गया, तो हमारे यहाँ एक्ट बना, जिसको हमने नाम दिया इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक मैं और फैक्ट इसके बारे में बता रहा हूं आपको। इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, लेकिन इट इज ब्रॉट इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। तो अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि कब से इफेक्टिव हुआ, तो इट इज 1 अप्रैल 1962। अगर एक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो इट इज 1961। दूसरा, आज मैं बात कर रहा हूं, हमारे यहाँ जो टैक्स का स्ट्रक्चर है, वो दो तरीके के टैक्सेस होते हैं। द वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड द अदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मैंने एक टेबल के फॉर्म में ये बनाया हुआ है चार्ट, मैं आपको बता देता हूं। इसमें बेसिस ऑफ डिफरेंस मैंने 4 लिए हुए हैं। नंबर 1 इज इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। पहले समझ लेते हैं व्हाट इज इंसिडेंस एंड व्हाट इज इम्पैक्ट। इंसिडेंस होता है कि जब हमने कोई ट्रांजेक्शन किया, तो वो इंसिडेंस कहलाएगा। और इम्पैक्ट मीन्स कि उसका अल्टीमेट बर्डन, उसकी लायबिलिटी किसके ऊपर आ रही है। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स इज ऑन द सेम पर्सन। मतलब आपका जो इंसिडेंस होगा एक पर्सन पर, तो इम्पैक्ट भी उसी पर्सन पर हो। दिस इज द डायरेक्ट टैक्स। वेयर एज इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज ऑन डिफरेंट पर्सन। तो यहां हम कह सकते हैं ऑन डिफरेंट पर्सन। तो ये एक ही व्यक्ति पर होगा डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट अलग होगा एक व्यक्ति पर, और इसका इंसिडेंस दूसरे व्यक्ति पर होगा। लेवीड ऑन। अब डायरेक्ट टैक्स किस पर लेवी किया जाता है? ऑब्वियसली इट इज ऑन इनकम। आप इसको इनकम पर अप्लाई करेंगे, इनकम पर चार्ज करेंगे। इनकम टैक्स की चार्जिंग सेक्शन है 4, उस पर हम टैक्स लेवी करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करें, तो इट इज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब इस इनकम की जिस पे लेवी कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे, उसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स का मैं एग्जाम्पल मान लेता हूं इनकम टैक्स। जो हम पढ़ रहे हैं ये डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स। दूसरा हो सकता है कॉर्पोरेट टैक्स, या वेल्थ टैक्स भी हो सकता है। ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं, वेदर इट इज इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स इज फॉर कंपनीज, और वेल्थ टैक्स ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ये जीएसटी, इसमें सारे कवर अप हो जाते हैं। कस्टम्स ले सकते हैं आप, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, ये सब इसमें कवर हो जाए। अब नेचर, इसका नेचर है प्रोग्रेसिव। ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है। जैसे जैसे प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी ना, वैसे ही आपका टैक्स बढ़ेगा। तो दिस इज द प्रोग्रेसिव टैक्स। वेयरएज इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव का मतलब होता है इसका इनकम लेवल से कोई मतलब नहीं है, आपको टैक्स वो देना ही होगा, आपकी इनकम कोई भी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम यू हैव टू पे दिस टैक्स। दैट इज व्हाई इट इज द रिग्रेसिव इन नेचर। आपकी कुछ भी इनकम नहीं है, तब भी इनडायरेक्ट टैक्सेस तो आपको आउट ऑफ पॉकेट यू हैव टू पे। तो दिस इज रिग्रेसिव इन नेचर। अब मैं बात कर लेता हूं कि सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ कौन कौन से हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की क्या है, और बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर चार्जिंग सेक्शन।
ये तीनों टॉपिक हमें अभी डिस्कस करने हैं। तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करेंगे ये सारे क्वेश्चंस। करेक्ट। देखिए, पहले मैं एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की की बात करता हूं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इसके अंडर काम करेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में दो कैटेगरीज हैं, वन इज सीबीडीटी एंड द अदर इज सीबीआईसी, यानी दो बॉडीज हैं, रेगुलेटर्स हैं। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज फॉर डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ये इनडायरेक्ट टैक्स के रेफरेंस में है। अब हम बात कर लेते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स, यानी ये इट इज द सोल ऑफ द इनकम टैक्स। और चार्जिंग सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 4। इट इज सेक्शन 4। सेक्शन 4 में प्रोविजंस दिए हुए हैं, देख लेते हैं। पहला है इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज चार्ज इन असेसमेंट ईयर, यानी आपके पास दो चीजें समझने के लिए हैं, आपको बहुत क्वेश्चंस में ये मिलेंगे, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो जो आपके प्रीवियस ईयर की इनकम होगी वो चार्ज होगी असेसमेंट ईयर में। प्रीवियस ईयर क्या होता है? जिस साल हम इनकम को अर्न कर रहे हैं, दैट इज द प्रीवियस ईयर। इनकम को जिस ईयर में एसेस किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, वो असेसमेंट ईयर होता है। एक एग्जाम्पल से समझ लेता हूं। देखिए, मान लीजिए हमारा अगस्त चल रहा है, ये हमारा तारीख है अगस्त, यानी ये अगस्त वाला जो ईयर है वो कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल। हमें मालूम है कि हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट, हम 20 से मान लेते हैं, 1 अप्रैल 20 से, और हम अगस्त में चल रहे हैं। तो ये कौन सा प्रीवियस ईयर है? 2021। ये कहां तक चलेगा? ये चलेगा 31 मार्च 21 तक। ये 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक चलेगा, ये प्रीवियस ईयर है, यानी इट इज द रनिंग ईयर, करंट ईयर, जिसमें हम इनकम को अर्न कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो ये प्रीवियस ईयर हो गया। इसका जो एप्लीकेबिलिटी या चार्जेबिलिटी होगी वो अगले साल असेस होगा। तो इसका मतलब ये होगा, असेसमेंट कब होगा इसका? 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक। तो दिस इज द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर हो गया इसका 21 एंड 22 और प्रीवियस ईयर हो गया 2021। दिस इज द डिफरेंस ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। आई रिपीट, इनकम प्रीवियस ईयर की असेस की जाएगी असेसमेंट ईयर में, यानी नेक्स्ट ईयर। करेक्ट। दूसरा है एप्लीकेबल टैक्स रेट स्पेसिफाइड बाय फाइनेंस एक्ट, यानी आपके जो भी इनकम टैक्स के रेट्स हैं वो फाइनेंस एक्ट में गिवन है। फाइनेंस बिल हर साल बनाया जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर उसको प्रेजेंट करते हैं, आपको ये मालूम है, मैं आगे अभी डिस्कस भी करूंगा। तो ये हर साल बनाया जाएगा। तीसरा है टू चार्ज सेक्शन, यानी टू चार्ज इनकम टैक्स, ये टैक्स शैल बी आइदर द टीडीएस और एडवांस टैक्स। टीडीएस का मतलब हो गया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी आपको जो इनकम प्रोवाइडर है, जो आपको इनकम दे रहा है, वो टैक्स काट के ही देगा, उसको बोलते हैं टीडीएस। तो या तो टैक्स टीडीएस के बेस पे होगा या आप खुद असेस करेंगे और एडवांस टैक्स को जमा करेंगे। तीसरा हो गया सेक्शन 4 इज द चार्जिंग सेक्शन एंड इट इज द बैकबोन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये मैं आपको डिस्कस कर चुका था। आइए देख लेते हैं, हमारा ये लास्ट पॉइंट है और इसके बाद हेड्स ऑफ इनकम ब्रीफली मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ, ये बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सोर्सेस इनकम टैक्स लॉ के कहां से हैं, यानी हम कहां से उसका इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते हैं। नंबर 1 is Income Tax Act 1961. As I mentioned you earlier, it is the Income Tax Act 1961 which covers the taxable income, कैसे निकालेंगे, टैक्स लायबिलिटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, असेसमेंट के बारे में प्रोविजंस हैं और अपील्स एंड रिविजन्स एक्सेट्रा, ये सब इनकम टैक्स एक्ट में गिवन है। दूसरा है एनुअल अमेंडमेंट्स। एनुअल अमेंडमेंट्स में आपको बता चुका हूं कि हर साल फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करते हैं, फाइनेंस बिल लोकसभा में पास होता है, उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है, विच इज द अपर हाउस। तो पहले लोकसभा में जाता है, उसके बाद वो अपर हाउस जाता है राज्यसभा में, और वहां से उसका परमिशन हो जाता है, रेटिफाई हो जाता है। उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास एक्सेंट के लिए जाता है और एक बार उनका मुहर लग जाता है, अगर वो अप्रूव हो जाता है तो इट बिकम्स एन एक्ट। तो यहाँ पर एनुअल अमेंडमेंट्स होंगे इस फाइनेंस बिल में, ये अप्रूव हो जाएगा तो ये एक्ट बन जाएगा। तीसरा है इनकम टैक्स रूल्स 1962, क्योंकि ये सबसे पहले रूल्स 1962 में बनाए गए थे, इसलिए इसको नाम दिया गया इनकम टैक्स रूल 1962। नेक्स्ट इज सर्कुलर्स बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये सीबीडीटी के जितने भी सर्कुलर्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो उससे गवर्न रहेंगे। और लास्ट है जुडिशियल डिसीजंस।
either taken by Supreme Court or the High Court or ITAT यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो किसी के भी डिसीजंस होंगे वो उसका रेफरेंस लेके सोर्स हो जाएंगे इनकम टैक्स लॉ। तो इनकम टैक्स लॉ फ्रेम करते समय ये सारे फैक्टर्स को आपको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से इसमें एप्लीकेबल होते हैं। एक बात और मैं लास्ट में डिस्कस कर रहा हूं आपसे कि हेड्स ऑफ इनकम मैंने आपको बोला था कौन कौन से होते हैं। आइए इसको थोड़ा सा यहां पर डिस्कस कर लेता हूं मैं हेड्स ऑफ इनकम को। ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये हेड्स की बात कर रहा हूं मैं। आपको मालूम होगा कि ये इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं। देयर आर 5 हेड्स। नंबर 1 इज इनकम फ्रॉम सैलरीज, यानी आप अगर कहीं से काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट है आपका, तो आपको सैलरी मिल रही होगी। ये चाहे फिक्स हो चाहे इन टर्म्स ऑफ वेजेस हो, आवर्स के बेसिस पे हो, कोई भी बेसिस हो सकता है। दूसरा हो गया अगर आपकी दूसरी इनकम हो सकती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का मतलब है आपने अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट पर उठाई है तो भी आपकी इसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी। आपने अपना मकान किराए पर उठाया हुआ है, उससे जो रेंट मिल रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में आएगा। तीसरी इनकम हम मान सकते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन, आप या तो बिजनेस कर रहे होंगे रन, या आप प्रोफेशन में एंगेज होंगे। प्रोफेशन मीन्स आपके पास एक्सपर्ट नॉलेज है, कोई डिग्री है, और बिजनेस तो आप एज यूजुअल कर ही सकते हो, कोई भी ट्रेडिंग या और कोई एक्टिविटी। फोर्थ इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई असेट्स को बेचा हुआ है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स हैं, उनको बेचने से जो प्रॉफिट हो रहा है वो ना तो सैलरी में आएगा, ना हाउस प्रॉपर्टी में, ना बिजनेस में, क्योंकि वो आपका बिजनेस नहीं है, तो वो कैपिटल गेन्स आ जाएगा। हाँ, अगर आपका वो बिजनेस है, एज यूजुअल आप प्रॉपर्टी, आप ओनर हो, आप उसके प्रॉपर्टी के डीलर हो, तो आपका बिजनेस हो जाएगा, अदरवाइज तो ये कैपिटल गेन है। फिफ्थ है लास्ट, जो इन चारों में किसी हेड में नहीं आते हैं, उसको हम डालते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यानी इन चारों में अगर किसी हेड में नहीं आ रहा है कोई इनकम, तो इट इज अदर सोर्सेज, और इसको नाम देते हैं रेजिडुअल इनकम हेड। यानी ये चारों के अलावा जो इनकम होंगी वो रेजिडुअल इनकम होंगी, और उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम डाल देंगे। तो आज का टॉपिक में मैं इतना ही रखता हूं। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा इनकम टैक्स की नई वीडियो के साथ, और मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें एंड शेयर। थैंक यू।